हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने गॉसेस लॉ को देखा था और गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस देखे थे। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स ऑन गॉसेस लॉ करने वाले हैं। ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल लेवल एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू इनफाइनाइट सीट्स कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज प्लस माइनस सिग्मा, फाइंड फील्ड इन ईच थ्री रीजन्स। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन है। दो इनफाइनाइट शीट है, ये एक शीट मैंने बनाई है। वैसे एक लाइन की तरह दिख रहा है ये, बट ये एक शीट है। आपको एज्यूम करना है कि एक शीट है, इस तरह का इनफाइनाइट शीट है। और ये भी एक दूसरा शीट है और दोनों की चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो पहले सीट पे ये प्लस सिग्मा है और दूसरे सीट पे क्या है? माइनस सिग्मा, ठीक है। अब लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि किसी शीट की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही थी ना वैल्यू। ये ना तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ना तो आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बात का मतलब ये है कि ये सेपरेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की बात करूँ, तो फर्स्ट प्लेट के लिए, इस वाली प्लेट के लिए पहले मैं थर्ड रीजन का निकालता हूँ। तो थर्ड रीजन में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू हो जाएगी। पहले तो डायरेक्शन देख ले, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरफ पॉजिटिव है ना, तो डायरेक्शन क्या रहेगा? ये वाला। और वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दूसरे शीट की वजह से देखें, दूसरे शीट पे क्या चार्ज डेंसिटी है? माइनस सिग्मा। तो माइनस का डायरेक्शन क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? इसकी तरफ। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपने दो वैल्यूज़ लिखी है, तो ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेट 1 की वजह से है। अगर मैं इसको कुछ नाम देना चाहूँ, प्लेट 1, और ये हमारा प्लेट 2 है, ठीक है। तो प्लेट 1 का क्या आ गया? ये वाला, ठीक है। यहाँ पे P1 लिख देता हूँ मैं। और प्लेट 2 का क्या आ गया? ये वाला। तो आप देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। अब सिमिलरली फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में प्लेट 1 की वजह से अपोजिट डायरेक्शन होगा इस तरफ, ठीक है। जहाँ भी आप देखेंगे प्लेट 1 की वजह से, तो ये इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या लिखेंगे हम? अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए है? प्लेट 1 की वजह से है। और प्लेट 2 नेगेटिव है, तो इसके लिए सेम वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट 2। तो यहाँ पे देखो E2 भी क्या लिखना पड़ेगा हमें? 0। तो बेशक हमारे पास दो प्लेट हैं और दोनों के बीच जो भी सेपरेशन है उस बात पे भी कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो पहले प्लेट के लेफ्ट में और दूसरे प्लेट के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ क्या आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है। अब आता है इसके मिड वाला रीजन। तो फर्स्ट प्लेट देखो, फर्स्ट प्लेट का क्या रहेगा डायरेक्शन? अपोज करेगा, इधर अवे होगा ना शीट से। तो ये क्या रहेगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से? प्लेट 1 से। सेकेंड प्लेट के लिए देख लें, नेगेटिव का ही डायरेक्शन है, तो ये देखो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिख रहा है P2 का और P1 का डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। तो अगर मैं, सॉरी ये मैंने E2 लिख दिया था, ये E1 है। E2 क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करके देख लेना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे समझ में। क्वेश्चन है हमारा, अ पॉइंट चार्ज Q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम is at a distance 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm. What is magnitude of electric flux through the square? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ब्लैक कलर में, साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो अब बताने आपको कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स का फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, तो ये तो 3 डायमेंशन में हर तरफ जाएगा, ठीक है। अभी ये ऊपर वाला शेप नहीं बना है ना, क्वेश्चन में केवल ये स्क्वायर गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर डायरेक्शन में है ना। तो अगर हम किसी दूसरे मेथड से, लाइक इंटीग्रेशन का मेथड हम यूज़ करके अगर सॉल्व करना चाहें इस स्क्वायर के लिए, तो ये प्रोसीजर बहुत लेंथी होगा। तो गॉसेस लॉ यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हम क्या करेंगे, एक क्यूब एज्यूम करेंगे और उसके भीतर इस चार्ज को प्लेस कर देंगे। ये चार्ज देखिए 5 सेंटीमीटर एबव है, तो ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, ठीक सेंटर पे चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अच्छी बात यह है कि अगर ये चार्ज सेंटर पे ना भी हो तो भी टोटल फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल फ्लक्स क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट,
क्यू इसके बीच में कहीं भी प्लेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स है ये जितने भी इसके सरफेस हैं, कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल 6 सरफेस से मिलके एक क्यूब बनता है। तो अभी मैंने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल के लिए निकाला, तो ये वैल्यू आपकी 1.13 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बट ये पूछा नहीं गया हमसे, क्या पूछा गया, फ्लक्स बाय स्क्वायर, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर। तो फ्लक्स इसका वन फेस है ना, टोटल फेस कितने, 6, उनमें से एक फेस क्या है हमारा, ये स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर के थ्रू देखो अपॉन 6 कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर के जैसे कितने साइड हैं यहाँ पे, टोटल 6 साइड हैं, तो 1 स्क्वायर से कितना आ जाएगा, अपॉन 6, तो 1.9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी, एक कैविटी दिख रहा है यहाँ पे, आपने एक चार्ज इंसर्ट किया, ये इस तरह से एक सॉलिड है, ठीक है। सो दैट टोटल चार्ज ऑन आउटसाइड सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज क्यू प्लस क्यू। आपको ये बताना है कि इस सरफेस पे टोटल चार्ज जो है वो क्यू प्लस क्यू है, ठीक है। तो अपने चार्ज सपोज कहीं भी प्लेस किया, यहाँ पे सपोज हमने ये क्यू चार्ज प्लेस किया है, तो ये क्यू चार्ज क्या करेगा, सरफेसेज पे कुछ चार्ज इंड्यूस करेगा, है ना, जो लो इनर सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, दोनों पे क्या करेगा, चार्ज इंड्यूस करेगा। तो हम नहीं जानते कि किस पे क्या चार्ज इंड्यूस करेगा, तो पहले हम एक साइंटिफिक मेथड देख लें, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें। सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे सपोज QT चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं। यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, कोई भी शेप का आप गॉसियन सरफेस ले लीजिए, ठीक है। गॉसियन सरफेस से होके टोटल फ्लक्स, तो बताओ टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जब टोटल फ्लक्स 0 होगा, तो क्योंकि एक कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अंदर तो नेट चार्ज इंक्लोज हो ही नहीं सकता, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो Q1 है और प्लस Q, ये क्या हो जाएगा, 0। इस बात का क्या मतलब है, Q1 की वैल्यू क्या आ गई, -Q, ठीक है। फर्दर देखो, अब Q2 चार्ज को देखें जो इसके साथ है, तो इस पूरे स्फेयर पे जो नेट चार्ज है वो किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। इसका मतलब जो भी चार्ज इंड्यूस हुआ था, ये देखिए Q1 प्लस Q2, ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। तो Q1 तो -Q है ना, और Q2 क्या है नहीं पता, तो Q2 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, Q प्लस Q, बताओ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 10 cm, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। तो ये एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ये हाफ स्फीयर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम, और आपको बताना है कि इस हेमिस्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखना चाहो, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से हेमिस्फीयर को क्रॉस करेगी, ये सारा एरिया आने वाला है, ठीक है। तो अगेन हम गॉसेस लॉ की हेल्प लेंगे और क्या करेंगे, हम इसे एक कंप्लीट स्फीयर बना लेंगे, ठीक है। अब पहले तो हम इस पूरे कंप्लीट स्फीयर के लिए निकाल लें, तो पूरे कंप्लीट स्फीयर के लिए फ्लक्स क्या होता है हमारा, E.ds Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कंप्लीट स्फीयर के लिए फ्लक्स की वैल्यू ये लिखना जरूरी नहीं था, इंटू आपको केवल Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकालना है। तो Q की वैल्यू डालो, 10 माइक्रोकूलम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हो गई किसकी, पूरे स्फीयर से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, केवल हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर पूरे स्फीयर से जो भी फ्लक्स की वैल्यू होगी, हेमिस्फीयर से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो, 6 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a long straight wire of radius 1 mm, ठीक है। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसका रेडियस भी कुछ गिवन है, ठीक है। द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज Q कूलम, मतलब चार्ज पर cm लेंथ गिवन है Q कूलम, ठीक है। पर सेंटीमीटर के लिए चार्ज क्या, Q कूलम है। अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 cm एंड लेंथ 1 मीटर इनक्लोजेस द वायर। तो अब सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका रेडियस कुछ गिवन है 50 cm, ठीक है, और लेंथ कितना है 1 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
सिलिंड्रिकल सरफेस निकालना है। इस सिलिंड्रिकल सरफेस के थ्रू आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था हमारा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्यू जानना जरूरी है। एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, चलो वैल्यूज़ में देख लेते हैं। सिंबल के फॉर्म में भी हम निकाल के रख सकते हैं। तो पहले चेक कर लें किस तरह से आंसर आने वाला है हमारा। तो चार्ज कितना आ जाएगा? स्मॉल क्यू। पर सेंटीमीटर लेंथ के लिए क्या चार्ज है? क्यू। तो कितना सेंटीमीटर लेंथ की बात हो रही है? जो गॉसियन सरफेस इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो पर सेंटीमीटर लेंथ चार्ज क्यू है। तो अगर मैं स्मॉल क्यू निकालना चाहूँ, स्मॉल क्यू क्या है? इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 100 इंटू क्यू। पता होगा क्योंकि इसकी लेंथ 1 मीटर है ना, तो पर सीएम का गिवन है। तो चार्ज तो होगा इसी स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन वो इनक्लोज्ड होगा इस सिलिंड्रिकल सरफेस के थ्रू। ठीक है, तो क्यू निकाल लिया आपने। तो सिंपली फ्लक्स की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल क्यू की वैल्यू भी गिवन नहीं है, ठीक है, तो सिंबल के फॉर्म में रहने देते हैं। अगर कैपिटल क्यू की वैल्यू गिवन होती तो फिर हम यहाँ पे प्लेस करते। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो बाकी चीज़ें दी गई है, रेडियस गिवन है 1 mm, ठीक है, या फिर इस सिलेंडर का रेडियस गिवन है 50 cm। तो ये सब बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। थियरी से हम जानते हैं, लास्ट क्लासेज में मैंने आपको बताया था कि रेडियस की वैल्यू पे या फिर जो आप ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, तो इसके थिकनेस पे ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती, फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेज अ फील्ड ऑफ 18 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अभी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाला, मैं बस वैल्यूज़ लिखूंगा। E इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और सेपरेशन कितना है? 4 cm। आर की वैल्यू कितनी है? 4 cm। तो 4 cm का आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। ये लाइन चार्ज है ना, अगेन ये लाइन चार्ज है, ये एक पॉजिटिव लाइन चार्ज है और इससे कुछ सेपरेशन। ठीक है, स्मॉल आर के सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। तो आप क्या करते थे? यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाते थे, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ही तो ड्रॉ करते थे ना। ठीक है, तो देखो क्या होगा। हमने फ्लक्स निकाला था यहाँ पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूले से। हमने इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से देखो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब लेमडा निकालना है तो बेटर तरीका रहेगा कि आप इसको कुछ इस तरह से लिख लो, E अपॉन में लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनली आपको इतना ही मिल जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, आप इसको सॉल्व करके देखो, आपको यही मिलने वाला है। तो मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है। ठीक है, कितनी होती है? 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। ठीक है, E की वैल्यू गिवन है। E की वैल्यू देखो कितनी है? 18 इंटू 10 टू द पावर 5, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और 2R स्मॉल r गिवन है 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, 9 2 जा, ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी सारे कैलकुलेशन कर लेना। आंसर आपका 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम पर मीटर आएगा, या फिर आप इसको 4 क्या लिख सकते हैं बताओ? माइक्रो कूलॉम पर मीटर लिख सकते हैं। ठीक है।